नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको छठे चरण के मतदान का एक एग्जिट विश्लेषण दिखाएंगे। आज लोकसभा की 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, जहां अभी तक 60% मतदान हुआ है। आज सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली में सोनिया गांधी के परिवार ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट डाला और अरविंद केजरीवाल के परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपके लिए आज यह है कि जो भी पार्टी दिल्ली में जीतती है वही केंद्र में सरकार भी बनाती है, और अगर दिल्ली में मिले जुले नतीजे होते हैं तो केंद्र में भी फिर खिचड़ी सरकार ही बनती है। पिछले चुनाव में छठे चरण तक बीजेपी 278 सीटें जीत चुकी थी। क्या इस बार भी बीजेपी इस छठे चरण तक बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है? सब लोग ये जानना चाहते हैं और आज हम इसका भी आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की प्रचार की शैली में एक बहुत बड़े अंतर के बारे में बताएंगे। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को अब तक 71 इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने इस चुनाव में मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है और वो प्रधानमंत्री मोदी के हर इंटरव्यू की लगातार आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजकोट से, जहां एक गेम जोन में आग लगने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वाले 24 लोगों में 9 बच्चे हैं, क्योंकि ये गेमिंग जोन में हुआ है ये हादसा और माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो राजकोट में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है। आप जानते हैं गेमिंग जोन वो जगह होती है जहां पर बच्चे गेम्स खेलने के लिए आते हैं और वहां पर आग लगी है। ताजा तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और 24 लोगों की मौत इस समय वहां होने की खबर आ रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी इस समय राजकोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो आपको ताजा डिटेल्स वहां से बताएंगे। ब्रिजेश, हमारे दर्शकों को बताइए घटना कैसे हुई, कहां पर हुई और इस समय की स्थिति क्या है? सूरज जी, ये राजकोट का नाना महुआ चौक है, जहां पे ये गेमिंग जोन आया हुआ है। टीआरपी गेमिंग जोन था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे। वैकेशन और छुट्टियों का समय चल रहा है, तो बच्चों के साथ उनके माता पिता भी वहां पे मौजूद थे। शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास इसमें आग लगी और आग लगने का जो कारण है, प्राइमरी कारण जो अभी सामने आया है वो शॉर्ट सर्किट का माना जा रहा है। पर अभी जो पूरे तंत्र की जो पूरी जो प्रायोरिटी है वो बचाव कार्य की है, जिसमें अब तक 24 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है वहां से, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल है। लगातार इस प्रकार के हादसों ने गुजरात के सरकारी तंत्र पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहले भी हमने मोरबी ब्रिज दुर्घटना देखी थी, उसके बाद हरणी झील में बोट दुर्घटना भी दिखी थी जिसमें बच्चे मारे गए थे, और आज फिर एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें तंत्र की जो उस पर काफी सवाल खड़े किए हैं। 24 मौतें हुई हैं, गृह राज्य मंत्री ने इस मौतों की पुष्टि की है। 9 बच्चे उसके अंदर शामिल है और 13 बड़े लोग उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, मतलब उनके माता पिता या होंगे, पर बॉडी इस तरह से जली हुई है कि किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पा रही। ये भी एक बड़ी चीज जो है अभी सामने आई है। अभी सरकार ने जो है सभी जगहों पे मौखिक आदेश दिए हैं कि जितने भी गेम जोन है सभी को तुरंत बंद कर दिया जाए। अभी सभी गेम जोनों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जी ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि राजकोट से एक बड़ी दुखद खबर हमारे पास आ रही है और वहां पर बच्चों का जो गेमिंग जोन होता है, जहां पर बच्चे अक्सर खेलने के लिए जाया करते हैं, जहां पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसका एक जोन होता है। आपने देखा होगा अलग अलग मॉल्स में भी होता है, वहां आग लगी है और अब तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, माता पिता अक्सर अपने बच्चों को इसी तरह के गेमिंग जोन्स में लेकर जाते हैं ताकि उनका मनोरंजन हो सके। बच्चे भी अक्सर जिद करते हैं, लेकिन अभी गुजरात की सरकार ने सारे गेमिंग जोन्स को बंद करने का आदेश दिया है। ये तो राजकोट की घटना है, लेकिन हम देश भर के माता पिता से और परिवारों से ये कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे भी गेमिंग जोन में
गेम्स खेलने के लिए जाने के लिए जिद करते होंगे, क्योंकि आजकल जैसे छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, उन्हीं गेमिंग जोन्स में अपने बच्चों को लेकर जाइए जहां पर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुरक्षित है, जहां पर पर्याप्त इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पर आप बिल्कुल ना ले जाएं। अब लौटते हैं आज के विश्लेषण पर। आज जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको एक रियलिटी टेस्ट देते हैं। जरा कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आज से 10 वर्षों के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीजेपी को वोट देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आप इसे क्या मानेंगे? आज आपको लगेगा कि यह तो ऐसा सपना है जो शायद आपको सपने में भी नहीं आएगा, यह तो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दिल्ली में आज एक ऐसी ही अनहोनी घटना हुई है जिसकी कल्पना आज से 10 वर्ष पहले तक किसी ने की नहीं थी। दिसंबर 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की जमी जमाई सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था। शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित हार गईं और अरविंद केजरीवाल ने उनकी कुर्सी ले ली और कांग्रेस को हमेशा के लिए दिल्ली के सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन लगभग 10 वर्षों के बाद आज चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को वोट दिया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आज गांधी परिवार ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला, जहां से दोनों पार्टियों के गठबंधन में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार ने आज दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में जाकर अपना वोट डाला, क्योंकि वो वहीं के वोटर हैं और वहां से दोनों पार्टियों के गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। और यह चमत्कार सिर्फ 11 वर्षों में हुआ है। 11 वर्षों में क्या से क्या हो गया देखिए। 11 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, वो दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं। और उस समय अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में खुलकर सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे, कहते थे कि सोनिया गांधी भ्रष्ट हैं। और आप भी सुनिए तब सोनिया गांधी के बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहा करते थे। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। वर्ष 2015 में जो अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, आज वो सोनिया गांधी की पार्टी को वोट डाल रहे हैं और वही सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रही हैं अपना। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है इस बार, और 3 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है इस गठबंधन के तहत। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है। राजनीति में यह अपनी तरह का पहला ऐसा अनोखा गठबंधन है जो दिल्ली में तो है लेकिन पंजाब में नहीं है। आज शाम 7 बजे तक दिल्ली में 56% वोटिंग हुई है, जो अंतिम आंकड़ों में 60% तक जा सकती है। और पिछली बार भी दिल्ली में 60.6% वोटिंग ही हुई थी, यानी लगभग पिछली बार के बराबर ही इस बार भी हुई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 60% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर हुआ है, जहां पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 21% मुस्लिम वोटर हैं और 74% हिंदू वोटर हैं, जबकि सबसे कम मतदान 52% नई दिल्ली सीट पर हुआ है, जहां सिर्फ 6% मुस्लिम वोटर हैं और 88% हिंदू वोटर हैं। और नई दिल्ली जो सीट है ये पढ़े लिखे लोगों की सीट मानी जाती है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहीं पर हैं, फिर भी देखिए सबसे कम मतदान यहां पर हुआ है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ये आलोचना करने के लिए तो सबसे आगे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, मांग करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी की, वोट डालने की, तब ये लॉन्ग वीकेंड पर चले जाते हैं। और इनमें से भी बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जो पहाड़ी इलाकों में या कहीं दूसरी जगह लॉन्ग वीकेंड पर वेकेशन के लिए चले गए होंगे, अब वापस आएंगे और वापस आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बयानबाजियां करेंगे, पार्टियों को नसीहतें देंगे। वर्ष 2019 में बीजेपी को दिल्ली में 56.9% वोट मिले थे, लगभग 57%, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दें तो
तो इन्हें दोनों को मिलाकर 40.8% वोट मिले थे, जो बीजेपी से 16.1% वोट कम है। मैं आपको देखिए बार पर दिखा रहा हूं, बीजेपी को पिछली बार 57% के लगभग और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर 40%, 41% वोट मिला था। वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से 1.7% वोट कम मिला था। तो देखिए 2014 में बीजेपी को 46.6% वोट मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 48.3% वोट मिला था, जिसमें 31.1% वोट आम आदमी पार्टी के थे और सिर्फ 15.2% वोट कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन बड़ी बात यहां पर देखिए यह है कि 2014 में इन दोनों पार्टियों की वोट मिला दें तो वो बीजेपी से ज्यादा थी। आंकड़े कहते हैं कि जो पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतती है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। और बहुत सारे लोगों को इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि इस बार जब ये दोनों पार्टियां मिलकर साथ लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो क्या इनका वोट शेयर बीजेपी के बराबर होगा, बीजेपी से ज्यादा होगा या बीजेपी से कम रह जाएगा? क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं या नहीं, और कितनी कड़ी टक्कर दे सकती हैं, ये लोग जानना चाहेंगे। 2014 के हिसाब से इनका वोट शेयर ज्यादा था, लेकिन 2019 में बहुत कम था। 2014 और 2019 में जब बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीता, तब केंद्र में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इससे पहले वर्ष 2009 में जब कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती, तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी। उससे पहले जाएं तो वर्ष 2004 में भी यूपीए की जब पहली सरकार बनी, तब दिल्ली की 7 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। उससे पहले जाएं तो 1999 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। और उससे और पहले 1984 के चुनाव में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी दिल्ली की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली में जो पार्टी चुनाव जीतती है, केंद्र में उस पार्टी की या फिर उस पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है। और जब दिल्ली में एक तरफा चुनाव नहीं होता, यानी एक तरफा नतीजे नहीं आते और मिले जुले नतीजे आते हैं, तब केंद्र में भी खिचड़ी सरकार ही आती है, जैसा 1989 में हुआ। वर्ष 1989 में दिल्ली में बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 2 और जनता दल ने 1 सीट जीती थी, यानी मिले जुले नतीजे थे। और इन नतीजों के बाद केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और इस सरकार को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। और दिल्ली में सबसे ज्यादा 4 सीटें तब भी बीजेपी को ही मिली थी। पिछले 40 वर्षों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब 1991 में बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटें जीती, लेकिन तब भी केंद्र में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। दिल्ली के अलावा आज हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट को मिलाकर कुल 58 सीटों पर शाम 7 बजे तक 60% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से लगभग 4% कम है। पिछली बार इन्हीं 58 सीटों पर 64.2% वोटिंग हुई थी। हालांकि ये आंकड़े शाम 7 बजे के हैं और अंतिम आंकड़ों में ये वोटिंग परसेंटेज 4% तक बढ़ सकता है और ये 64% के आसपास पहुंचेगा, जो पिछली बार के बराबर ही है। सबसे ज्यादा आज 79%, 79% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, 63% झारखंड में, 60% उड़ीसा में, 59% वोटिंग हरियाणा में हुई, जबकि सबसे कम 52.5% वोटिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, 54% बिहार में, 55% उत्तर प्रदेश में और 56% दिल्ली में हुई। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें सबसे कम 53.5% मतदान गुड़गांव सीट पर हुआ, जबकि इस सीट पर सबसे ज्यादा 28.6% मुस्लिम वोटर हैं, 70% हिंदू वोटर हैं। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इस सीट पर हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, इसलिए वोटिंग भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटिंग गुड़गांव में हुई, जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस कम मतदान का कारण यह है कि गुड़गांव में हिंदू बाहुल इलाकों में तो कम वोटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 63% वोटिंग फिरोजपुर झिरका में हुई,
जहां 85% मुसलमान है और सिर्फ 14.5% हिंदू है। इसके बाद मेवात में भी इतनी ही वोटिंग हुई, वहां भी 77% मुस्लिम वोटर हैं और सिर्फ 23% हिंदू वोटर हैं। जबकि गुरुग्राम क्षेत्र में सबसे कम 46% वोटिंग हुई, जहां सिर्फ 5% मुस्लिम वोटर्स हैं और 92% हिंदू वोटर्स हैं, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। श्रीनगर और बारामूला के बाद आज जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर हुए मतदान में भी कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज अनंतनाग सीट पर 52.5% वोटिंग हुई, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 1984 के चुनाव में अनंतनाग में 70% वोटिंग हुई थी और उसके बाद अब पहली बार अनंतनाग में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो यह भी एक नया रिकॉर्ड है। पिछली बार बीजेपी ने छठे चरण की 58 में से 40 सीटें जीती थी, तो सोचिए पिछली बार 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को इस चरण में एक भी सीट नहीं मिली थी और बीजेपी ने जो 40 सीटें जीती उनमें दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की सभी 10, एनडीए के साथ बिहार की सभी 8 और उत्तर प्रदेश की 14 में से 9 सीटें शामिल थी। और अगर इस बार भी बीजेपी को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना है, यानी 303 सीटें अगर जीतनी है, तो उसे ये 40 सीटें इस बार भी फिर से जीतनी पड़ेंगी, यानी 100% सीट दिल्ली में जीतनी पड़ेंगी, 100% सीट हरियाणा में जीतनी पड़ेंगी। और अगर उसे 370 सीटों का आंकड़ा छूना है तो इस चरण में वो उड़ीसा की 3, पश्चिम बंगाल की 4 और उत्तर प्रदेश की उन 5 सीटों को भी जीत सकती है जिन पर पिछली बार वो मुकाबले में होते हुए भी हार गई थी। तब जाकर उनका आंकड़ा और ऊपर जाएगा। आज लोकसभा के 7 में से 6 चरणों का चुनाव अब पूरा हो चुका है और देश की 543 में से 486 यानी लगभग 90% सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पिछली बार बीजेपी ने 6 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था और उसने 6 चरणों की 486 में से 278 सीटें जीत ली थी, तो 6 चरणों में ही सरकार बन गई थी। इस बार भी बीजेपी का दावा है कि वो इन 6 चरणों के मतदान में बहुमत के लिए 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन का कहना है कि छठे चरण में विपक्ष ने छक्का मारकर बीजेपी को काफी पीछे धकेल दिया है और बीजेपी को इस बार 200 सीटों पर भी जीत नहीं मिलेगी। अब सवाल फिर से वही है कि विपक्ष बीजेपी की सीटें तो बता रहा है कि कितनी आएंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले अपनी सीटों को लेकर कोई नंबर नहीं बता रहे। कांग्रेस ये नहीं बता रही कि वो कितनी सीटों पर जीत रही है। अब आपको अब तक के चुनावों का एग्जिट विश्लेषण बताते हैं। पहला, इस बार के चुनाव की शुरुआत बड़ी धीमी रही थी और सब लोग यही कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि चुनाव शुरू हुए। आपको याद कीजिए जब पहला चरण शुरू हुआ था, शुरुआत के 3 चरणों में पिछली बार से कम मतदान हुआ था, लेकिन इस फिल्म के सेकंड हाफ के चौथे और 5वें चरण में पहले से ज्यादा वोटिंग हुई और अब छठे चरण में भी पिछली बार जितना ही मतदान हो सकता है। यानी अब तक के 6 चरणों में कम और ज्यादा वोटिंग के बीच ये मैच टाई रहा है और ऐसा लगता है कि जो चुनाव शुरुआत में बड़े साइलेंट थे, अब उन चुनावों में लोगों को मजा आने लगा है। इन चुनावों में एक नई इन्होंने गति पकड़ ली है और मौसम के चुनाव में भी काफी गर्मी इस समय आ गई है। तो अब आपको जरूर ऐसा महसूस होता होगा कि अब चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। दूसरा, जिस तरह वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव व्हाट्सएप का चुनाव था, ठीक उसी तरह इस बार का चुनाव यूट्यूब का चुनाव बन गया है और इन चुनावों की पूरी लड़ाई यूट्यूब पर लड़ी गई है। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स, उनका कितना जमकर इस्तेमाल हुआ है इस बार। तो यूट्यूब इस बार जो है, ये भारत का इतना बड़ा चुनाव, दुनिया का इतना बड़ा चुनाव जो है, उसमें ये यूट्यूब पर लड़ा जा रहा है। तीसरा, बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि लोग, जनता प्रधानमंत्री मोदी का वही विंटेज रूप देखना चाहते हैं जो वर्ष 2014 से पहले वो देखा करते थे और चुनाव समाप्त होते होते प्रधानमंत्री अपने उसी पुराने रूप में आ भी चुके हैं और लोग इस रूप को पसंद कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का यह आक्रामक रवैया पसंद आ रहा है। चौथा, इन चुनावों से सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा अब ब्लैक एंड व्हाइट की तरह लोगों के सामने स्पष्ट हो गई है। दिन और रात की तरह विचारधारा स्पष्ट हो गई है। ये चुनाव इसलिए भी हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे और इन विचारधाराओं में एक है अड़िग विचारधारा और दूसरी है फ्लोटिंग विचारधारा। आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट रख रहा हूं और वो ये है कि एक तो होती है विचारधारा जो अड़िग होती है, जो अपनी जगह से हिलती नहीं। एक होती है फ्लोटिंग विचारधारा जो हर चुनाव में बदलती रहती है। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा
अड़िग विचारधारा मानी जाती है और दोनों पार्टियां अपनी विचारधारा को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं और वो इस पर समझौता नहीं करते। लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की विचारधारा अब फ्लोटिंग विचारधारा बन गई है, जिसमें कांग्रेस अल्पसंख्यकों को फर्स्ट सिटीजन मानती है और कांग्रेस के साथ कांग्रेस का जो सबका साथ सबका विकास अगर हम माने तो उसमें सबका साथ में सब बराबर नहीं है, जबकि बीजेपी के सबका साथ में सब बराबर है। तो बहुत बड़ा अंतर अब यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि अगर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सब बराबर होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हमारा सबका साथ में जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, वो फर्स्ट सिटीजन बनेंगे, बाकी के सेकंड रेटेड सिटीजन बनेंगे। तो विचारधारा को अगर आप देखें तो अब देश के लोगों के सामने यह विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। इस बार बीजेपी ने अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है पहले से ज्यादा, और कांग्रेस और उसके साथियों ने भी अपनी विचारधारा को बार बार डाइल्यूट किया है और अब यह विचारधारा एक फ्लोटिंग विचारधारा बन गई है। यह पानी की तरह है, यह कहीं भी बह सकती है, कोई भी नया रूप ले सकती है। पांचवी बात, इस बार की चुनावी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया था और यह बात लोगों को बहुत देर में समझ आई और वो हर चरण के सिलेबस में नए नए मुद्दे जोड़ते चले गए और विपक्ष इन मुद्दों पर बंद कर रह गया। तो एक बड़ी बात जो अब 6 चरणों के बाद समझ में आ रही है वो ये है कि ये क्वेश्चन पेपर असल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेट किया था, उन्हें पूरा रोड मैप पता था। छठा, इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को 400 पार के नारे में उलझाकर रख दिया और विपक्ष अपनी खुद की रणनीति बना ही नहीं पाया। सातवां, इन चुनावों में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की प्रचार की शैली में एक बहुत बड़ा अंतर देखा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को अब तक 71 इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अब तक मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से लेकर राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स, रीजनल न्यूज चैनल्स, लोकल न्यूज चैनल, हाइपर लोकल न्यूज चैनल, अखबार, राष्ट्रीय अखबार, क्षेत्रीय अखबार, यहां तक कि यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े संपादकों से लेकर जो बीट रिपोर्टर्स हैं, यानी वो रिपोर्टर्स जो बीजेपी की बीट को कवर करते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उन बीट रिपोर्टर्स को भी इस बार बुलाकर इंटरव्यू दिया है। यानी बड़े बड़े संपादकों से लेकर और बीट रिपोर्टर्स तक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लेकर हाइपर लोकल संस्थानों तक, यूट्यूबर्स तक, सबको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जबकि राहुल गांधी ने इस बार एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और वो अपना वीडियो बनाकर बस सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं और वहीं से अपनी बात कह देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने खुद एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जितने इंटरव्यू दिए हैं देश के बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों को, उन सब का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया है। और राहुल गांधी ने हर बार उन इंटरव्यूज को छोटा करने की कोशिश की है, पत्रकारों का मजाक उड़ाया है और कहा है कि ये सारे इंटरव्यूज फिक्स्ड हैं। अब आप सोचिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर प्रकार की विचारधारा के अखबार, न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स, पत्रकार, संपादक, क्या सभी फिक्स हो सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन राहुल गांधी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं और खुद उन्होंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक रैली में पार्टी से जुड़े कम से कम 200 लोगों से अलग से मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि उनका निजी तौर पर जो आउटरीच है वो कैसा है, देखिए, जब वो किसी रैली के लिए निकलते हैं दिल्ली से, सबसे पहले एयरपोर्ट पर बीजेपी के लगभग 40 से 50 नेता उनका स्वागत करते हैं। उन सब से प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जिस दूसरे रैली स्थल पर जाते हैं, वहां भी हेलीपैड पर 30 से 40 बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। वहां भी वो सबके साथ हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बात करते हैं। हेलीपैड के बाद जहां रैली होती है, वहां स्टेज के पीछे वहां फिर 40-50 कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करते हैं, वो उनके साथ बात करते हैं और कुल मिलाकर उनसे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हालचाल पूछते हैं। ये स्टेज के पीछे की मैं बात कर रहा हूं। फिर स्टेज पर भी वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और इस तरह एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 200 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, निजी तौर पर हाथ मिलाते हैं। और अगर एक दिन में उन्होंने 4 रैलियां की हैं तो समझ लीजिए कि
लगभग 800 लोगों से निजी तौर पर हर दिन वो मिल रहे हैं। और इस दौरान वो कभी कभी पार्टी ऑफिस में भी चले जाते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी ऑफिस हैं, वहां पर भी अगर आप लोगों को मिला लें तो वो हर रोज 1000 लोगों से मिल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की शैली का एक अंतर मैंने आपको बताया, और जो उनकी जो पर्सनल आउटरीच है उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। इस समय एक्सिस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता, दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल, हरियाणा के सिरसा से पीयूष मिश्रा, गुड़गांव से संजय शर्मा और करनाल से कमलजीत संधू, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से समर श्रीवास्तव और जौनपुर से कुमार अभिषेक, बिहार के पश्चिम चंपारण से शशि भूषण और झारखंड के रांची से सत्यजीत कुमार, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से इंद्रजीत कुंडू, ये सब मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम मौसमी सिंह के पास चलते हैं। मौसमी हमें बताएंगी उत्तर प्रदेश में आज छठा जो चरण रहा, माफ कीजिएगा, दिल्ली में, मौसमी दिल्ली में है। मौसमी, जब भी मैं आपसे मिलता हूं मुझे लगता है आप उत्तर प्रदेश में ही होंगी, या तो आप अमेठी में होंगी और या आप रायबरेली में होंगी। आज फॉर ए चेंज आप दिल्ली में हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आज का मतदान कैसा रहा, मूड क्या दिखा जनता का? सुधीर, बतौर रिपोर्टर हम पर आपकी नजरें इनायत कम होती है। वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में जरूर जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टर को ग्राउंड की पकड़ होनी चाहिए और कोशिश यही रहती है। और अभी तो हम देश की राजधानी दिल्ली के सुबह 6 बजे से लेके अभी तक चप्पे चप्पे पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, और आपके सारे आंकलन को मैंने सुना। और अगर अब मैं ये कहूं कि मैंने तमाम वोटर्स से भी बात की, और जिस तरह से पहली बारी मुझे ये महसूस हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आई है, लेकिन मुझे वो जमीन पर एकजुटता कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आई, और शायद उसका असर कहीं ना कहीं वोटरों में भी नजर आया। क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए, आप देखिए, अगर 2014 और 19 का वोट प्रतिशत देखिए तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा था 14 में लोकसभा चुनाव में, और वो घट के 18% 19 में आया, और वहीं पे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ के 22 पर आ गया था 19 में। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही वोट जो है खींचा कांग्रेस पार्टी ने 2019 में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से करके। तो ऐसे में वोटर मुझे जमीन पर कंफ्यूज नजर आया, क्योंकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो जो कांग्रेस का वोटर राष्ट्रीय पार्टी को वोट करना चाहता था उसको, और नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी को वोट करना, वो कहीं ना कहीं मुझे जरूर कंफ्यूज्ड नजर आया। और इसका एक इंडिकेशन आपको पहले ही मिल गया था, हम लोग को पहले ही मिल गया था सुधीर, जिस तरह से जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी तो लगातार काफी ज्यादा जद्दोजहद आप और कांग्रेस के बीच हुई। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ प्रचार में भी नजर नहीं आए, और स्वाति मालीवाल वाले इसका मतलब क्या हम ये माने, इसका मतलब हम ये माने कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जोर इस बार दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा? एकदम मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ एक स्ट्रैटेजी में फेलियर मुझे नजर आता है, क्योंकि विचारों का मेल नहीं है। जो जेनेसिस है आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस के विरोध से हुआ, और अभी जिस तरह से आपने भी बताया कि 10-11 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, जो जनता के दिमाग में अभी भी वही चीज है, और उससे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है कि इन्होंने हमारी पूरी सेंधमारी हमारे वोट बैंक में की। अब हाथ कैसे झाड़ू को पकड़े, ना हाथ झाड़ू को पकड़ने को तैयार है और ना झाड़ू हाथ का साथ लेने को तैयार। बिल्कुल, जैसे दूध और दही का मिलन नहीं हो सकता, ऐसे ही ये चीज ग्राउंड पर आज हमें दिखाई दे रही है। हम ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या भी हमारे साथ दिल्ली में है। ऐश्वर्या, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं आपको बता दूं सुधीर, जिस तरीके से 14 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 7 ऑन 7 लेके आई, 2019 के अंदर भी एक रिपीट प्रदर्शन था 7 ऑन 7। 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस समय यही मान के चल रही है कि 7 ऑन 7 ही रहेगा। सिवाय मनोज तिवारी के बाकी जो 6 सिटिंग सांसद थे उनकी टिकट काट दी गई थी, उनकी जगह नए लोगों को बैठाया गया है। जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का वो यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता इनसे बिल्कुल नाराज नहीं है। कहीं ना कहीं सर्वे
जो है, जो उनके सिटिंग एमपीज थे, थोड़ा सा उनके खिलाफ जरूर आए थे। यही कारण है कि हमने देखा कि कितनी तेजी से उस पर काम किया गया और नए लोगों को बैठाया गया। नए लोगों में अगर नई दिल्ली की बात करें, आपने कहा कि किस तरीके से एक अर्बन एपिथी जो है वो सामने नजर आती है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं सुधीर, आप मुंबई देखिए, गांधीनगर देखिए, जयपुर देखिए, अब तक का जो आंकड़ा आया है ईसीआई का डेटा, ये साफ जो है बताता है कि किस तरीके से जो अर्बन वोटर है वो बाहर नहीं निकलता है, लॉन्ग वीकेंड बना के निकल जाता है। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में भी ये देखने को मिला कि बहुत ज्यादा नई दिल्ली में लोग बाहर नहीं आए थे। लेकिन जो एक चीज समझ में आई वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अहम सीट है और बहुत मजबूत सीट है। बांसुरी स्वराज को ये लगता है कि इस बार वो आराम से इस सीट को निकाल लेंगी। उनके सामने है आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भाटी। जी, अब एक बार हम जरा प्रदीप गुप्ता जी के पास चलते हैं, क्योंकि दर्शक प्रदीप जी को सुनना चाहते हैं। प्रदीप जी, पिछली बार आज का जो ये फेज था, छठा फेज, ये बीजेपी के लिए बड़ा शानदार रहा था। बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और बीजेपी 272 के आंकड़े को पहले पार कर चुकी थी। हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी 272 के आंकड़े को पार कर चुकी है, और अगर उसे करना भी है तो देखिए दिल्ली और हरियाणा में उसे 100 में से 100 नंबर लेने पड़ेंगे। ये सब होते दिखता है आपको? सुधीर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो अभी मैं आपको वापस आपके दर्शकों को बताऊंगा कि अब जो है केवल 7 दिन यानी अगले शनिवार तक का समय बाकी है। फूड इज हाफ कुक्ड। मैं चाहता नहीं कि पकवान को जो है आधा पका परोसा जाए तो आपको और आपके दर्शकों को किसी को भी मजा नहीं आएगा। तो मैं वापस निवेदन करूंगा आपसे और आपके दर्शकों से कि सिर्फ 7 दिन का इंतजार करें और फिर आप पाएंगे कि एक्सेस माई इंडिया का ये नहीं कि कौन कहाँ जीत रहा और किस राज्य में जीत रहा, क्यों जीत रहा, किस जाति, वर्ग, समुदाय, उम्र और महिला पुरुषों ने कैसा कहां वोट किया, एक एक सीट का आकलन। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ये जो मिलन हुआ है दिल्ली में, ये दिल्ली में चलेगा? ये तो आप बता सकते हैं आज का मूड देखकर। आज का मूड देखकर अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रवार तरीके से इसके अलग अलग मायने होते हैं। और मैं वापस एक और चीज बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्जिट पोल करना, यानी आज जब लोग मतदाता निकल रहे हैं वो बैन है। तो हमारा जो भी आकलन है पोस्ट पोल सर्वे, यानी कल से ही हम कुछ कर सकते हैं लोगों के घरों में जाके, आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भी आज मैं सुधीर जी बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं कि ये सब चीजें बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो बड़ा साइलेंट सा चुनाव लग रहा था, बड़ा बोरिंग सा चुनाव था। ऐसा लग रहा था देश में चुनाव हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा था। छठा चरण आते आते क्या अब आपको थोड़ा मजा आने लगा है? और क्योंकि अब ये देखिए आखिरी ओवर चल रहे हैं मैच के, आखिरी के 5 ओवर हैं, अब आपको लग रहा है कि इस मैच ने, इस फिल्म ने क्लाइमैक्स में आकर गति पकड़ी है? बिल्कुल जबरदस्त गति पकड़ी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कुछ राज्य हम ऐसे देख रहे हैं जो एक पार्टी के, एक गठबंधन के फेवर में एक तरफ है, वेव है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी और गठबंधन की तरफ वेव है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है। तो जो एक इलेक्शन का अपना एक मजा होता है वो वाकई में एक्साइटमेंट है, रोमांच है, और मैं कहूंगा कि इंडियन इलेक्शन के जैसा कोई इलेक्शन। जी प्रदीप जी, मैं आता हूं आपके पास। हरियाणा में सिरसा चलते हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं। पीयूष, मुझे पुराना मत बताइएगा, पुराना हमें सब पता है, सिर्फ आज पर केंद्रित रहिए और जल्दी से बताइए आज आपने क्या देखा। हरियाणा में क्या बीजेपी उतनी ही मजबूत दिख रही है जितनी पिछली बार थी? आज के बारे में। जी बिल्कुल सुधीर जी, अभी हम प्रदीप गुप्ता जी से बात करें तो उन्होंने बताया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, और वही कांटे की टक्कर हरियाणा में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि 10 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें तो वो जीत ही जाएंगे, चाहे वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल, ये 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को लगता है कि वहां पर उनकी जीत दर्ज होगी। लेकिन बाकी सीटें जो हैं वहां पर उनको कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है। सिरसा में आज दिन भर में था और यहां पर अशोक तंवर के सामने कुमारी शैलजा, और दोनों ही कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक अशोक तंवर रहे। अशोक तंवर को जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसका जो असर हरियाणा में भी देखा गया, उसका असर उनको ग्रामीण इलाकों में फेस करनी पड़ी। लेकिन शहरी इलाकों में लोगों ने विकास के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर काफी बढ़ चढ़कर वोट किया। वहीं कुमारी
शैलजा को इस बात का अंदेशा है, उनको आश्वासन है कि जिस तरह का रोष लोगों में, किसानों में बीजेपी सरकार के खिलाफ रहा, उसका फायदा उनको मिलने वाला है। कुछ ही दिनों पहले प्रियंका गांधी भी गई थी, उन्होंने ये कहा था लोगों से कि आपको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया तो आप दिल्ली की सत्ता को बेदखल कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं फायदा शहरी इलाकों में ज्यादातर बीजेपी को मिलता है। यानी किसान जो है गांव के, वो बीजेपी से नाराज हैं। गुरुग्राम चलते हैं संजय के पास। संजय, राज बब्बर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया है कांग्रेस ने। गुरुग्राम में आपको क्या देखने को मिला? गुरुग्राम में ऐसा देखने को मिला कि शायद राज बब्बर को चुनाव प्रचार करने का, लोगों से घुलने मिलने का पूरा अवसर नहीं मिल पाया, पूरा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एंड टाइम पर उनकी एंट्री होती है, वो भी पैराशूट एंट्री होती है। तो ऐसे में उनके लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर है। और वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह का इलाका है और कैप्टन अजय यादव का टिकट काटकर उन्होंने एंड टाइम पर राज बब्बर को नीचे उतारा है। लेकिन राज बब्बर पूरी तरह से लोगों से घुल मिल भी नहीं पाए, तब तक चुनाव का टाइम आ गया। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें ऐसी ही लग रही हैं। तो और अगर देखा जाए तो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो मिलन है वो भी ऐसा ही है जैसे दो सीधी खड़ी मीनारों को जो स्ट्रेट पैरेलल जा रही हैं, उनको ऊपर से मिला दिया जाए तो बिहार में कहते हैं कि ऊपर से फिट फाट, नीचे से मुकामा घाट। तो वैसी स्थिति है इस गठबंधन। लेकिन गुरुग्राम में जो है वोटिंग भी बहुत कम रही, इसका कारण क्या है? ये कम वोटिंग किसके खिलाफ जाएगी? वोटिंग कम, जिसका हमने देखा है कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो पॉश इलाके हैं उसमें पोलिंग नहीं हुई हो। कई पॉश इलाकों में हम गए, सुबह से लेकर दोपहर तक वहां पर लगभग 40% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और ग्रामीण इलाकों में भी हम गए हैं तो वहां भी, लेकिन इसमें जो कम वोटिंग है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इसी बीच गुड़गांव में इधर के एक निर्दलीय सांसद हैं राकेश, उनका निधन भी हो गया अचानक। उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हो गया। वो सबसे फिट और यंगेस्ट विधायक माने जाते थे। तो कुछ उसका भी असर है और मौसम का असर तो आप जान ही रहे हैं कि उसका असर है। लेकिन इसके बावजूद हमने 90 साल के करीब के लोगों को भी वहां पर बूथ पर आकर वोट करते हुए देखा है। जी संजय, मैं आगे जा रहा हूं। मैं करनाल चलते हैं हम। कमलजीत संधू हमारे साथ हैं। कमलजीत, करनाल मतलब खट्टर साहब का, मनोहर लाल का इलाका, और मनोहर लाल की इस समय आपको क्या स्थिति दिखाई दी? देखिए, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पे पहले तो लोकसभा चुनाव थे, साथ में बाईपोल्स थे, यानी नायब सिंह सैनी के लिए भी अग्नि परीक्षा है। और यहाँ पे दोनों ही ऐसा लगा कहीं ना कहीं मोदी वेव के ऊपर राइड करते हुए नजर आए। और यहाँ पर नाराजगी खट्टर से चाहे हो, और आपको मालूम होगा पिछले 2 महीने में फेरबदल हुआ और ML खट्टर को लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा किया गया और नायब सिंह सैनी को लाया गया। तो बहुत कम समय था, 9.5 साल का पूरा उनका कार्यकाल रहा है। और उसी बीच में यहाँ पे एक परफॉर्मेंस था। नाराजगी जाटों की है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी का फोकस नॉन जाट्स पे, ओबीसीज पे, सैनीज पे, पंजाबीज पे रहा है और उन्हें इग्नोर किया गया है। दूसरी ओर किसानों का गुस्सा रहा है, उनका रोष रहा है। हालांकि आज जब हम नायब सिंह सैनी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे ये पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई हमसे नाराज नहीं है, सारे हमारे पीछे हैं और हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कांटे की टक्कर है। 10 में से 6 सीटों में फेरबदल किया गया है, नए कैंडिडेट्स लाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि खट्टर हार भी सकते हैं? आपको लगता है खट्टर हार भी सकते हैं? देखिए, उनके सामने दिव्यांशु बुधिराजा हैं और कांग्रेस के नए नेता हैं। 2018 में उनके सामने काले झंडे लेके खड़े हुए थे, 5 केसेस उनके खिलाफ हैं। तो कांटे की टक्कर जरूर है। लेकिन जहां पे हमने बात की लोगों से नाराजगी चाहे ML खट्टर की तरफ नजर आ रही हो, वो नाराजगी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की ओर नजर नहीं आ रही थी। शायद उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को इसी वजह से एज वहां पे जरूर नजर आता है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सैनी और मनोहर लाल खट्टर ये इलेक्शन जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन एक चीज जो ऐसी हैं, जैसे पीयूष भी पहले बता रहे थे, जहां पे कांटे की टक्कर है। जी, कांटे, ठीक है। यानी 10 में से 10 ऐसा नहीं लगता कि 100 में से 100% सीटें मिल जाएं। उत्तर प्रदेश में तो ये कह सकते हैं हम कि हरियाणा में कम से कम 100% सीटें बीजेपी इस बार नहीं जीत पाएगी। क्या हम ये कमलजीत कह सकते हैं दावे से?
देखिए, हम आपको बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे किसानों का, चाहे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जाट्स की बात आती है, आपको पता होगा शंभू बॉर्डर पे भी किस तरह का एक्शन हुआ। तो काफी सारी चीजें हैं, और खासतौर पे जो मनोहर लाल खट्टर का कहते रहा रूखा सा बर्ताव रहा है वहां पर, तो ये जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश के भी लगता है। साथ में हम पंजाब की बात करते हैं तो दोनों जगह पे कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं आगे सामने जरूर आई है, चलकर हो सकता है। जी, मैं आपकी बात समझ गया कमलजीत। अब हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर में समर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में समर, देखो हर फेज में थोड़ी सीटों पर चुनाव होता चलता चला जा रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी, वहां पर भी एक तगड़ी फाइट हो सकती है अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच। आज छठे चरण में आपको क्या तस्वीर दिखती है उत्तर प्रदेश की? सुधीर, देखिए, फाइट उतनी बड़ी नहीं है जितना शायद शुरुआत में लग रहा था। जैसा कि आपने कहा, यहां आते आते ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत सॉलिड एज है कई सीट्स पर, कई फेजेस में। लेकिन कुछ सीट, जैसा कि आप जो बात करते आए हम लोग गढ़ों की, वहां पर जरूर टक्कर है, चाहे वो कांग्रेस के गढ़ रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हो। वहां का जो चुनाव परिणाम होगा वो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप बढ़त की बात करें, यूपी में तो शायद बीजेपी कहीं ज्यादा इंडिया अलायंस से आगे फिलहाल चल रही है, जितना आकलन मैं ग्राउंड से कर पाया हूं। इसके अलावा आप सुल्तानपुर की अगर बात कर ले, मेनका गांधी यहां से हैं। हालांकि मेनका गांधी के लिए इतना आसान चुनाव इस बार नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो यहीं से 14,000 वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार चैलेंज ये है कि सामने समाजवादी पार्टी ने चेहरा खड़ा किया निषाद बिरादरी से, और कुर्मी दे दिया है मायावती ने। तो कहीं ना कहीं चैलेंज मेनका गांधी के लिए भी। हालांकि यहाँ के लोग उनको माता जी नाम से बुलाते। जब मैं ग्राउंड पर था तो ये चीज मैंने एनालाइज की, और वरुण गांधी के वहां कैंपेनिंग 2 दिन करने से कहीं ना कहीं चीजें उनके फेवर में भी गई हैं। और मेनका गांधी ने, बड़ी बात है, कोई बीजेपी के मुद्दे की वहां बात नहीं की, उन्होंने केवल लोकल मुद्दे उठाए हैं। फिर चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हो। तो सुल्तानपुर का चुनाव तो बेहद दिलचस्प है, देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपने सवाल पूछा मुझसे, बीजेपी को यूपी में फिलहाल इंडिया अलायंस के अगर आप मुकाबले की बात करेंगे तो बढ़त जरूर नजर आती है। जरूर, ठीक है। जौनपुर चलते हैं। जौनपुर से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। तो क्या अभिषेक, आपको भी वही तस्वीर दिख रही है जो सुल्तानपुर से अभी हमें देखने को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर सुधीर जी, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एज है, और अच्छा खासा एज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कड़ी टक्कर बहुत सारी सीटों पर दिखाई भी दे रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खास करके जब आप पूर्वांचल में हम इस चुनाव में पहुंचे हैं तो 14 में से 4 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था उसके पास थी। यानी कि बहुत मजबूत गठबंधन पिछली बार हुआ था बसपा और सपा का, लेकिन इस बार वो टूटा है। और जब वो टूटा है तो साफ दिखाई देता है कि जो मायावती का अपना कोर वोटर है वो उनके साथ खड़ा है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का वोटर हुआ करता था या है, गैर यादव ओबीसी, उसमें एक सर्टेन टूट दिखाई दे रही है जो सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसी तरीके से गैर जाटो दलितों में भी थोड़ी सी टूट दिखाई दे रही है, वो भी सपा की तरफ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे जौनपुर की सीट है, बीजेपी हारी थी, यहां पर बसपा जीती थी। इस बार धनंजय सिंह हट गए, इसके बाद ये सीधी लड़ाई में है। यहां पर भी एज लगता है कि बीजेपी को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप आसपास की सीटों को देखेंगे, खास करके अंबेडकर नगर जो बीजेपी के लिए सालों से मुश्किल भरी सीट रही है, वहां आमने सामने की लड़ाई है। तो जहां कड़ा मुकाबला है वहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को एज है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बार के चुनाव में जातिवाद का मुद्दा, इसके अलावा जॉब का मुद्दा, ये काफी ज्यादा हावी दिखाई दिया है। और खास करके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो बताया, जाति और जॉब, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, जाति और जॉब। ये आगे हम प्रदीप जी से पूछेंगे। शशि के पास चलते हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए, समय हमारे पास अब बहुत कम है और समय भागता जा रहा है, तो अब 30 सेकंड में बताइए वहां की स्थिति आज के बारे में, आज पर केंद्रित रहिएगा। देखिए सुधीर जी, आज 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो अगर पश्चिम चंपारण या चंपारण के इलाके में जो 3 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर आपको एक ही तरह के, एक ही रंग के, एक ही कलर के बबल्स देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी बात हो सकती है एनडीए के लिए। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव जिन्होंने बहुत टक्कर दी है, इन 8 सीटों में उनकी उम्मीदें भी हैं, और कई जगहों पर लड़ाई इतनी फंसी हुई है सुधीर जी कि तेजस्वी यादव वहाँ ऐसा मुकाबला दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल है।
और आगे जो 8 सीटों पर चुनाव होने वहां भी तेजस्वी यादव को उम्मीद तो मुझे यही समझ में आया शशि कि मामला वहां पर फंसा हुआ है। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना आसान पिछली बार था। झारखंड के रांची से सत्यजीत के पास चलते हैं। सत्यजीत कुमार, आप बताइए झारखंड की स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या वहां पर भी फंसा हुआ है मामला? देखिए सुधीर, जिन 4 सीटों पे यहाँ चुनाव हुआ है उन चारों सीटों पे पिछले बार बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और डिफरेंस जो था वो बड़ा था, मार्जिन बड़ा था। 50% से ज्यादा वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी लेकर आए थे। और इस बार भी ये समझ में आता है कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हुआ इंडिया की तरफ से और उसके अनाउंसमेंट में जो विलंब हुआ, तो तैयारी ही इंडिया ने देरी से शुरू की। ऐसे सूरत में एक आध सीट पे कांटे की टक्कर बेशक है 4 सीटों में, लेकिन बाकी सीटों पे जो फीडबैक आ रहा है वहां ड्राइवर सीट पे दिखती है बीजेपी। ये बताया जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि फिर से पिलियन सीट जो है इंडियन के पास है और ड्राइवर सीट जो है वो बीजेपी के पास है जी। और अब आखिर में हम चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में, जहां इंद्रजीत कुंडू हैं। आप हमें बताइए आज की बिग पिक्चर, आज पर केंद्रित करके आपको क्या दिखाई दे रही है? बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में उन्हें पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जी देखिए सुधीर जी, जो जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर, बांग्ला में पश्चिम बंगाल में हम लोग इसको कहेंगे हड्डा हड्डी लड़ाई। काफी दिलचस्प ये लड़ाई है। 8 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को खाते में गया था 2019 में और 3 तृणमूल कांग्रेस को मिला था, लेकिन तब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में होते थे और उनका जो गढ़ माना जाता है पूर्वी मिदनापुर, वहां का 2 सीट तृणमूल के पास हुआ करता था। इस बार वो बीजेपी में है और उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि बीजेपी उन दोनों सीटों को इस बार जीतने में कामयाब होगी। हालांकि ये पूरा जो दक्षिण बंगाल का इलाका है ये तृणमूल का भी गढ़ माना जाता है। और आज अगर मिदनापुर सीट की बात करें तो मिदनापुर सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस सीट से जीते थे, लेकिन इस बार उनको यहां से दूसरे सीट में शिफ्ट कर दिया गया है, बर्दवान दुर्गापुर। और यहां पे अग्निमित्रा पॉल कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी जो गुटबाजी है उसके चलते लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा सा एज मिदनीपुर के इस सीट से इस बार टीएमसी को मिल सकता है। जी, मैं आपको अब यहां रोकूंगा और आखिर में प्रदीप जी के पास जाएगा। प्रदीप जी, आपने हमारे सारे रिपोर्टर्स का विश्लेषण सुन लिया है और आपको ये सुन के ये लगा होगा कि क्लीन स्वीप जैसी तो कोई स्थिति बीजेपी की अभी भी नजर नहीं आ रही है और ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जहां पिछली बार किया था। ये तो आप मानेंगे? ये मैं बिल्कुल मानूंगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि कहीं पर एक तरफ वेव, कहीं पर एक तरफ वेव और कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर। तो जो चुनावी अखाड़े और मैदान है वो समय समय पर समीकरणों के हिसाब से बदलते रहते हैं और यही एक रोचकता रहती है हम सबको जानने की। तो आप ये पाएंगे कि दोनों तरफ से इंडिया मुझे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी कि कुछ ऐसी बात है जो आपको पता है और हमें नहीं पता है और इसीलिए आप इतने शांत और इतना मुस्कुरा रहे हैं और बड़े रहस्यमय तरीके से आप बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं और हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। नहीं, मैंने जैसे बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा पाबंदी है और मेरा ऐसा मानना है, हमारा एक्सिस माइंड इंडिया में मैं हमेशा जब कोई भी नंबर बोलना चाहते हैं हम या नंबरों के इर्द गिर्द बात करना चाहते हैं तो पक्की करना चाहते हैं। कल के दिन आप ये ना कहना पाए। कोई बड़ा बदलाव आप देखते हैं, छोटा बदलाव देखते हैं, मामूली बदलाव देखते हैं? मैं अभी कुछ भी नहीं देखता, बस मैं ये देखता हूं कि 1 जून और उसकी तैयारी। अब हमारा फूड जो कुक हो रहा है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है और हमको अगले सप्ताह आप ही के साथ जुड़ना है और सबको ये बताना है कि देश में किसकी सरकार बन रही है और कैसे बन रही है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कहते हैं कि आखिरी ओवर अब चल रहे हैं या आप जो डिश पका रहे हैं प्रेशर कुकर में, कहते हैं अब आखिरी सीटी बस आने वाली है और उसके बाद सब कुछ देश के सामने आ जाएगा कि कितनी स्वादिष्ट डिश बनी है, पहले जैसी ही बनी है या पहले से अलग बनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सहयोगी जो आप सबने विश्लेषण दिया देश के कोने कोने से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि हमारे दर्शकों को ये वाला जो फॉर्मेट है और आप सबका जो विश्लेषण है ये बहुत पसंद आता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही।
अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।